Done. Back to our screen. Yeah. Okay. Yeah. Cool. सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट छोटे क्या है? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक सेट ऑफ जनरलाइज्ड रूल है जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं। उनमें कुछ अलग से या फिर कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है जो हम रियल लाइफ में नहीं देखते, बट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वॉट एवर वी आर सीइंग ऑल ऑफ इट इज प्रैक्टिकल। हमें आसानी से समझ में आता है कि हाँ, जो बोल रहे हैं उसमें लॉजिक है, वो प्रैक्टिकल चीज है। ओके। अब हम ऐसा करते क्यों है? हम ये इसलिए करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो। ऐसा ना हो कि जो कंपनी ए है वो कुछ और अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही है एंड कंपनी बी है वो कुछ और अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही है। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर इन दोनों बीच कंपनीज के बीच कंपैरिजन करना होगा, तो अगर वो दोनों एक सेम फॉर्मल यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही होंगी तो हमें ये इसमें डिफरेंस नहीं होगा। इनको हमें कंपेयर करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि दोनों सेम बेस ऑफ लेवल पे खड़ी होती है। ठीक है। तो दैट इज नेसेसरी ताकि हम एक जनरलाइज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। ठीक है। अब ये चाहिए क्यों है, मीन्स लाइक वही चाहिए क्यों में ही वो आ गया। तो पहली चीज, एक एज इंडिविजुअल, मैं अगर इंडिविजुअल अपनी कंपनी के लिए देखूं तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हमें चाहिए रहता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू मिले उसके लिए हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए रहते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नेचर होता है, जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, दे आर अलाउइंग अस दी ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ दी कंपनीज अफेयर्स एज वेल एज उनसे हमसे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है। ओके। यहाँ तक ये क्लियर है कि व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या है और ये हमें क्यों चाहिए? यू कैन गिव द रिएक्शंस। गाइस, गाइस आर यू देयर? ऑडिबल भी हूँ ना? Yes, yes, you are audible. ओके। Just शायद। continue करो, ओके। हो जाएंगे सो लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल बी रिकॉर्डेड। यानी कि जिन ट्रांजैक्शन का मनी वैल्यू है हम सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। मनी वैल्यू है उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या होता है कि मैनेजर, हम कहते हैं हमारा मैनेजर ना आईआईएम से पढ़ के आया है, तो ही इज वेरी गुड इन हिज वर्क। ठीक है। बट हाउ कैन यू रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स? यू कांट रिकॉर्ड दैट थिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। आपका मैनेजमेंट कितना इफिशियंट है ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज अ क्वालिटी। आप क्वालिटेटिव थिंग्स को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्वालिटेटिव थिंग्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट आप उसको क्वांटिफाई करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि सपोज करो मैनेजर हमारा आईआईएम से पढ़ के आया है। ओके। आईएमबी से पढ़ के ग्रेजुएट हुआ है वो। ठीक है। ये चीज हम एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, परंतु हम इस चीज को ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अगर मैनेजर लिटरली एफिशिएंट है तो वो क्या करेगा, वो हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा और हमारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज करेगा। करेक्ट। अब ये रेवेन्यू इंक्रीज एंड एक्सपेंस डिक्रीज है, ये क्वांटिफाई हो सकता है, तो ये हमें लिख सकते हैं। तो दिस थिंग, व्हाट इज दिस? इज दिस इज क्वांटिटेटिव रिजल्ट। ठीक है। विच केम आउट फ्रॉम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। तो मनी मेजरमेंट ये कहता है कि जिस चीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, आप जिस चीज को मनी के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में लिख सकते हो, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। आप उसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो दिस वाज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट होता है एंटाइटी कंसेप्ट। एंटाइटी कंसेप्ट क्या कहता है? हमने भी कल ये बात की थी कि बिजनेस एंड ओनर अलग अलग है। सॉरी, बिजनेस और ओनर एक
सेपरेट दोनों एक सेपरेट एंटाइटी है, दोनों एक नहीं है। लीगल बेसिस पे बिजनेस और ओनर सेम होता है, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट हम यहाँ पे लीगली टर्म पे हम लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंट में बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो दोनों की ट्रांजेक्शन डिफरेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर बिजनेस में ओनर कुछ ला रहा है तो हम उसे कैपिटल कहते हैं, और अगर वो वहां से कुछ पैसे निकाल रहा है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से कैपिटल एंड ड्राइंग आती है हमारे नजर के सामने। इसी कंसेप्ट की वजह से हम ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब दोनों सेपरेट एंटाइटीज है तो हमारा हक बनता है, सॉरी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने ओनर को जो उसने पैसे लगाए हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर हमारा ओनर कोई ड्राइंग करता है तो बिजनेस का ये हक बनता है कि वो उससे उस पे इंटरेस्ट ले, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एंड ऐसा करना जरूरी है। अब ऐसा करना जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर सपोज करो कल को अगर पर्सनल लोन लिया होता बिजनेस ओनर ने, उसने अपना घर बनवाया होता 50,000 का लोन लेकर, ठीक है, वो हमारे ऊपर रख सकता है कि अरे नहीं ये तो प्रेमाइसेस बिजनेस अगर डिफरेंट ना हो तो वो तो कहेगा कि ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। सो सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। बैक टू आवर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, हम बात कर रहे थे एंटाइटी कंसेप्ट की। तो सपोज करते हैं 50,000 का लोन लिया है घर बनवाने के लिए ओनर ने। तो अगर ये एंटाइटी कंसेप्ट ना हो तो घर बन रहा है ओनर का, उसका रहेगा उसमें ओनर, बेनिफिट किसका हुआ, ओनर का। बिजनेस का क्या हुआ, बिजनेस का कुछ नहीं हुआ ना। तो ये आप नहीं डाल सकते हो अपने बिजनेस में। इसलिए एंटाइटी कंसेप्ट इज नेसेसरी, क्योंकि वो हमें बताता है कि दिस पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी मिक्स्ड। अगर आप अपने लिए घर ले रहे हो तो दैट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। अगर आप बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हो, हाँ बाय चांस अगर आप उस घर के 50% हिस्से पे अपनी रिटेल शॉप खोले हो बिजनेस के लिए, तो देन 50% ऑफ द एरिया विल बी रिकॉर्डेड इन योर ट्रांजेक्शन बुक इन द अकाउंटिंग बुक एज अ कैपिटल और द बिल्डिंग ब्रॉट बाय द ओनर। ठीक है, अदरवाइज अगर वो आप कंप्लीटली पर्सनल यूज के लिए लिख रहे हो तो आप वो नहीं लिख सकते हो एंटाइटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। ऑब्वियसली जरूरी है, अगर मुझे मालूम चले कि यार मेरा ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, अब उसका बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, ठीक है, बर्थडे है उसका नेक्स्ट वीक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए ले लेती हूँ क्या ले सकते हैं बॉयज के लिए, PS5। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको उसके बर्थडे पे PS5 गिफ्ट कर दूँ। ठीक है, बट मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे कहीं से मेरी बेस्ट फ्रेंड से या फिर उसके बेस्ट फ्रेंड से मुझे पता चलता है कि वो ना अगले ही वीक अपने बर्थडे के एक दिन बाद मुझसे ब्रेक, नेक्स्ट डे ऑन बर्थ, नेक्स्ट डे आफ्टर बर्थडे ब्रेकअप करने वाला है। तो क्या मैं उसके लिए PS5 खरीदूंगी? हाँ, अगर मैं प्यार में बहुत अंधी इंसान हूँ तो मैं नहीं खरीदूंगी, जो कि मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं लॉजिकली सोचूंगी कि जब ये इंसान मुझे छोड़ने ही वाला है तो मैं इसके लिए पैसे खर्च क्यों करूँ, ऑब्वियसली। तो मैं उस टाइम पे PS5 नहीं खरीदूंगी। ठीक है, अगर मैं इसी दिमाग से चलूं, फिर खरीदूंगी की स्पेलिंग क्या होती है? खरीदूंगी, ओके ये स्पेलिंग देख लेना मैंने लिख दी है, ठीक है, नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तब इसी दिमाग से अगर हम चले, तो अगर मैं ये मानूं ही नहीं कि मेरा बिजनेस अगले साल चलने वाला है, तो मैं इस साल एसेट्स वगैरह लूंगी ही नहीं, मैं मशीनरी लूंगी ही नहीं। क्योंकि मशीनरी की हम नॉर्मली वैल्यू सोचते हैं कि यार मशीनरी हमारी 5 साल चलेगी या फिर 10 साल चलेगी। ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि यार बिजनेस तो अगले साल बंद होने वाला है, तो मैं ना मशीनरी खरीदूंगी, ना मैं पेटेंट्स लूंगी, ना ही मैं लैंड लूंगी, ना ही मैं बिल्डिंग लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगता है कि यार अगले साल बिजनेस बंद होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, तभी हम इसी अजम्पशन के बेसिस पे एसेट्स खरीदते हैं। हम लाइबिलिटीज लेते हैं कि हाँ भाई हमने एक लोन लिया हुआ है जो हम अगले 5 साल में पे करेंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं
कि बिजनेस लंबा चलेगा। अगर हम ये सोचे कि यार वो अगले साल बंद होने वाला है तो हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ये assumption लेना पड़ता है कि वॉट एवर बिजनेस वी आर ऑपरेटिंग इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड इट गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाय अस फॉर एन indefinite period and that made us to purchase some things which are for a long term like assets and to get the liabilities like debts and loans from the creditor। ठीक है, this was going concern concept। इसके आगे चलते हैं तो सेकंड आता है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इनिशियली व्हेन परचेज्ड। ध्यान रखना, जब एसेट्स को हम खरीदते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसकी एक्विजिशन वैल्यू पर। अब सपोज करो एसेट की वैल्यू सपोज हमने हमने एक फर्नीचर लिया, ठीक है, फर्नीचर लिया, उसकी मार्केट वैल्यू है 10,000, ठीक है, पर हमने उसे लिया है 8,000 पे। तो हम अपने ट्रांजेक्शन में हमने किस वैल्यू पे लिया, हमने कितने में खरीदा उसे 8,000 रुपए का है, तो हम इसको रिकॉर्ड भी 8,000 पे करेंगे, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। आप कह सकते हैं अरे मार्केट वैल्यू 10,000 है, नहीं, हमने लिया कितने में, 8,000 में लिया है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे 8,000 में, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो तुमने तो 8,000 रुपए दिए ना, तो तुम्हें वो 8,000 रुपए ही वसूल करने हैं। यू हैव टू वसूल दिस मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम दैट एसेट, ठीक है, वसूल इतने ही करने हैं, तो जितने में लिया है उतने लिखो। ठीक है, अगर इसी की जगह हमने वो 12,000 में लिया होता तो हम उसे 12,000 में रिकॉर्ड करते। क्यों? क्योंकि हमें अब अगेन 10,000 की जगह में हमें 12,000 वसूल करने हैं। तो जिस अमाउंट में जिस कॉस्ट पे आप उसे परचेज कर रहे हो आप उसी को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, एंड इसी के अकॉर्डिंग एक और चीज होती है कि डेप्रिसिएशन भी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है। दो मेथड होती है, एक होती है एसएनएफ जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी होती है डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये स्टार्ट ही होती है ओरिजिनल कॉस्ट से, कि आपने जितने पे परचेज किया है हम उसी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन लगाना। अगर मैंने एक फर्नीचर है उसे 1 लाख रुपए में परचेज किया है और उस पर 10% मैं लगा रही हूँ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू एसएलएम, तो मैं 1 लाख का ही 10% कैलकुलेट करूंगी जो कि आएगा 10,000। ठीक है, हम हमेशा डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं। अब इसी वजह से कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था कि जो भी गुडविल आप अपनी बैलेंस शीट पे लिखते हो ना वो हमेशा परचेज गुडविल होती है। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी नहीं लिखते हो बैलेंस शीट में। क्यों नहीं लिखते हो? वो कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से नहीं लिखते हो। क्योंकि क्या है ना भाई, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो चीज तुमने जिस अमाउंट पर खरीदी है उसी को अपनी बैलेंस शीट में लिखो। बरोबर, जब तुमने अपनी सेल्फ जनरेटेड, मेरी खुद की जनरेटेड गुडविल है, मैंने ये किसी से खरीदी तो है नहीं, तो मैंने जब इसको खरीदा नहीं, मैंने इसे एक्वायर नहीं किया, मैंने इसे परचेज किया नहीं, तो इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। जब इसकी कॉस्ट ही नहीं है तो मैं इसे अपनी बैलेंस शीट में लिख ही नहीं सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंडली बात होती है कि लैंड बिल्डिंग एंड टेंजिबल एसेट है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं एट द एक्विजिशन कॉस्ट। जितने भी अमाउंट देकर तुमने वो एसेट खरीदा है तुम उसी अमाउंट पर वो एसेट लिखोगे। ठीक है, परंतु जैसे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं वैसे ही हमारी अकाउंटिंग में एक्सेप्शन होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज अ एक्सेप्शन। इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनमें ये होता है कि जब लास्ट होता है रिकॉर्डिंग पीरियड का, जो लास्ट टाइम होता है यानी कि 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तब आप देखते हो कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे उनकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, और जो उनकी मार्केट वैल्यू होती है आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो, उसे आप अपनी बैलेंस शीट पे लिखते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट होते क्यों है, इन्वेस्टमेंट का मेन रीजन ये होता है कि जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, सॉरी मॉनेटरी वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी है, उसको ऑप्टिमाइज कर पाए। करेक्ट, हम उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं तो मैं उसे ऐसी कहाँ जगह पे लगाऊं कि वो अगले साल मुझे 120 के मिल जाए। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट्स को उनकी मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बाकी हमारे जितने भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, हम सब उन सबको एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और इसी वजह से हम अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपनी बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है समझ में आया?
ओके, आई विल टेक इट एज अ यस। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली आता है हमारे पास डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने कल ही पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम होता है। ओह, थैंक यू फॉर द रिएक्शन। ओके, तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन इज टू फोल्ड इफेक्ट्स। ठीक है, हर एक कॉइन के जैसे दो सिक्के होते हैं, सॉरी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। हर एक डेबिट के लिए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। डेबिट हमारे जैसा सिंगल नहीं है, उसके पास अपना पार्टनर है, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, तुम कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, एट एनी पॉइंट बिजनेस में कोई भी ऐसा एक ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें आप कह दो कि ये एक सिंगल वे में हो रहा है, इसका डबल वे नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग एंड देयर इज 100% चांस एंड एब्सोल्युटली अ चांस कि अगर कुछ चीज डेबिट हुई है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि चैरिटी वाला वर्क, ठीक है, ऑब्वियसली चैरिटी में कुछ नहीं होता है। चैरिटी में तो आप सामान दे देते हो, बस आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटेटिव चीज तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो आप कहोगे कि चैरिटी जो आपने की है वो तो एक सिंगल एक्सपेक्ट है, बट नहीं। अगर आपने चैरिटी की है तो सपोज करो हमने चैरिटी की अराउंड कैश की चैरिटी कर देते, ठीक है, हमने कैश की चैरिटी की, तो अकॉर्डिंग टू आर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश हमारा है रियल अकाउंट यानी कि एसेट, कैश हमारा जा रहा है तो वो होगा क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चैरिटी किया है तो चैरिटी को हम डेबिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब देखा जाए तो बिजनेस के अकॉर्डिंग तो एक काम हुआ है, क्या काम हुआ है कि एक्सपेंस हुआ है। अगर किसी चीज से पैसा नहीं आ रहा है तो उससे एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग चैरिटी या तो एक्सपेंस मान लिया जाता है या तो लॉस मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डबल एंट्री सिस्टम हो गया। तो ऐसे ही जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे डुअल एक्सपेक्ट से होते हैं। हर एक डेबिट का एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता ही है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो होता ही है। ओके, दिस वाज डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड सेकेंड नहीं है, बहुत आगे आ गए हैं। तो ये कोई कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। हाँ, तो ये फिफ्थ फिफ्थ नंबर में है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली अ ईयर, हाफ ईयर और क्वार्टर। जनरली जो प्रोप्राइटर्स एंड वो होते हैं हमारे पार्टनरशिप्स, वो ईयरली फॉलो करते हैं। कंपनीज क्वार्टरली फॉलो करती है, हाफ ईयरली वाले देखे नहीं जाते हैं। बट एक जनरली वे में आप ले सकते हो कि अकाउंटिंग पीरियड आप हाफ ईयर का भी कर सकते हो, बट मोस्टली ईयरली होता है एंड क्वार्टरली होता है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, और जो अदर कंट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, उनका चालू होता है 1 जनवरी को और उनका खत्म होता है 31 दिसंबर सेम ईयर में। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्यों भाई, बात तो सही है। जब सारी कंट्रीज 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रही थी, हमारा कैलेंडर भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है, तो ये इंडिया को क्यों लगा कि भाई हम ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्वेश्चन है, वैलिड है, नथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बट एक जनरल क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा क्यों किया। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि हमारे यहाँ था ब्रिटिश रूल, तब से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काम किया था कि उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च करते हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है कि इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर हैवी, इंडिया इज स्टिल एग्रीकल्चर हैवी इकोनॉमी। और मोस्टली क्या होता है ना कि जो हमारे यहाँ की क्रॉप्स हैं वो मार्च के टाइम पर हार्वेस्ट होती हैं। ठीक है, तो दिस मेक्स इट इजियर फॉर द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स टू एस्टिमेट द थिंग, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स टू एस्टिमेट द थिंग्स। ठीक है, और थर्ड थिंग होती है हमारा यूनियन बजट। हमारा यूनियन बजट आता है 1 फरवरी को। ठीक है, तो अगर कोई चेंजेस होते हैं जो इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उन सबको वो करने के लिए, व्हाट वी से, किसी चीज को मिलाने के लिए क्या कहते हैं, लाइक कोलैब करवा देते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड होता है कोलैब करने के लिए, या फिर नॉट कोलैब इज लाइक टू मेक द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस दैट आर हैपनिंग, या फिर जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं अमेंडमेंट्स बनाने के लिए, इम्पैक्ट करने के लिए, अमेंडमेंट बनाने के लिए टाइम दिया जाता है। और इसलिए हमारा 1 अप्रैल को, सॉरी 31 मार्च को खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर। ओके, दीज आर दी सम 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जाता है। ठीक है,
सॉरी गाइस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम्हें बनना चाहिए एक डिल्यूजनल ओवरथिंकर, जो कि एक रेशनल हो. देखो क्या होता है कि हमसे बोला जाता है कि तुम्हारे आने वाले समय में फोरकास्ट कर लो कितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होने वाले हैं और उन सबको अभी से रिकॉग्नाइज कर लो. ठीक है, परंतु तुम्हें जितने भी गेन्स और कितने भी रेवेन्यू होने, सॉरी गेन्स और लॉस, हाँ गेन्स और रेवेन्यू होने वाले, उन सबको मत रिकॉर्ड करो. उनके लिए फोरकास्ट तुम कर सकते हो, उनको फोरकास्ट करके तुम खुशी मना सकते हो. ओके वेट अ मिनट गाइस. सॉरी. ओके, आने वाले टाइम में जितने भी गेन्स या रेवेन्यूज होने वाले हैं तुम उनको फोरकास्ट कर सकते हो, खुशी मना सकते हो, पर तुम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते. लेकिन जितने भी तुम्हें लगता है पॉसिबली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होने वाले हैं तुम उनको फोरकास्ट करके उनको रिकॉर्ड कर सकते हो. ओके, तो ये हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है. इसी की वजह से हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हैं कि हाँ हमारे को, हमें पता है कि हम डेटर्स, हमारे जितने भी डेटर्स होते हैं वो सारे हमें पैसे नहीं देते. उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है कि वो पैसे नहीं देता है, तो तुम्हें ये एक एस्टिमेटेड लॉस है तुम्हारे माइंड में, तो बाय नॉट टू मेक अ प्रोविजन फॉर इट. तो इसी कंसेप्ट के रहते रहते हम प्रोविजन बना लेते हैं फॉर बैड डेब्ट्स. सेकेंडली होता है इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना. तो इन्वेंट्री जो लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, उसके लिए दो चीज होती है. एक तो जो हमारी बुक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और एक है उसकी मार्केट वैल्यू जो हमें उसके मार्केट प्राइस से मालूम चलता है. तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि देखो भाई, एक तुम्हारी दो वैल्यूज है तुम्हारे पास, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू. अब तुम किसको रिकॉर्ड करोगे? तो तुम उसको रिकॉर्ड करो जो सबसे लोअर हो. अगर सपोज करो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू है 8,000, पर तुम्हारी मार्केट वैल्यू है 12,000, तो तुम ये 8,000 रिकॉर्ड करोगे. नो मैटर वॉट, आगे जाकर तुम्हारी मार्केट वैल्यू 12,000 है, नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक जो अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा उसकी वैल्यू 12,000 हो जाएगी, अच्छी बात है. परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आज तुम उसे 12,000 में रिकॉर्ड कर लो, पर उसकी बुक वैल्यू 8,000 है, आगे जाके लोगों को रियलाइज हो कि नहीं ये तो हमने ओवर स्टेटेड रखा था, इसकी बुक वैल्यू तो 8,000 है. वो आगे जाके नेक्स्ट ईयर में जब तुम जाओ तो तुम्हें मालूम चले कि उन्होंने उसकी बुक वैल्यू कम करके 8,000 कर दी है. यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो जाएगा. बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है, इसलिए तुम जो भी लोअर अमाउंट है विच इज दिस इज 8,000 इज लोअर अमाउंट, तुम इसे रिकॉर्ड करोगे. ओके, तो ये होता है प्रूडेंस कंसेप्ट. इससे दो चीज होती है, एक हम प्रोविजंस बनाते हैं कि आगे जाके ये गलती हो सकती है या फिर ये लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रावधान बनाकर चले. ऐसे के लिए होता है कि जो भी हमारी इन्वेंट्री या फिर जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है हम उसे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिसकी भी अमाउंट लोअर होगी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि द एक्सपेंस इनकर्ड दिस ईयर शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर. यानी कि इस साल के एक्सपेंस शुड मैच, शुड बी इक्वल टू इस साल के रेवेन्यू. ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर सपोज करो हमने इस साल, हमने, ये मेन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसा होता है कि सपोज करो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला 2.5 लाख का. ठीक है, मीन्स लाइक 2.5 लाख उसकी कॉस्ट थी. हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो हमें कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वो था हमारा 3 लाख. उसमें से हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 2.5 लाख माइनस 3 लाख, 50 हुआ. ठीक है, ये हमें 2 साल में कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ईयर 1 में हमने किया कंप्लीट इसे 30%. ठीक है, और ईयर 2 में हमने इसे कंप्लीट किया बाकी का 70%. परंतु हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो था अंबानी. तो अंबानी साहब ने क्या किया, अंबानी साहब ने कहा कि देखो बेटा मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उन्होंने हमें ईयर 1 में ही दे दिए अपने 3 लाख रुपए कि देखो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके मुझे देना ईयर 2 के लास्ट में, पर मैं तुम्हें ईयर 1 में ही 3 लाख रुपए पे कर रहा हूँ. तो हम क्या करते, हमने सोचा कि यार 3 लाख आ गए तो एक काम करते 50,000 का प्रॉफिट इसी साल में लिख देते. बट यहाँ पे वैसे कंसेप्ट कहता है कि नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो.
आपको क्या करना है, अगर इस साल आपने 30% काम किया है तो आप 50,000 का 30% जो कि होता है 15,000, इतना बस लिखोगे इस साल के प्रॉफिट में, प्रॉफिट 1। बाकी का 70% काम जो आप अगले साल में करने वाले हो, ठीक है, ईयर 2 में, तो उस साल आप रिकॉर्ड करोगे अपना 35,000 का प्रॉफिट। भले आपके पास कैश आज इस साल में आ गया हो 50,000, बट आपने 50,000 का रेवेन्यू अभी अर्न नहीं किया हुआ है। अभी आपने सिर्फ 15,000 का रेवेन्यू अर्न किया है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस मैच करने चाहिए इस साल के रेवेन्यू से, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ इस साल 15,000 का प्रॉफिट जो कि आपके 30% एक्सपेंस से मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, एंड बाकी का 70% का प्रॉफिट आप अगले साल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक जितना भी हमने भरा वो जैसे समझ? एक मिनट, यस। मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है, ओके तो रिकॉर्डिंग का देख लेना। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी, अगर मैं लीव करता हूँ ऑफ हो जाए तो ऑन कर लेना, ओके ओके। ठीक है। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड कलर का डॉट आता है, ठीक। हाँ हाँ वहाँ पे ठीक। इतना टाइम टाइम चल रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, ओके। बाय बाय गाइस, एंजॉय योर सेशन। ओके, तो रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। सो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Guys, you can give me a thumbs up if there's no doubt. I take it as a no doubt. Okay, moving forward, consistency concept. Consistency concept ये कहता है कि कंपनी को एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड को फॉलो करना चाहिए फॉर कंसिस्टेंटली। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को कि यार आज 2020 में हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और 2021 में हम WDV से निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कंपनी को? क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू इट। ऐसा आप करते हो तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। जो टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक ही पॉलिसी को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एप्लीकेबल रखें। हाँ, ऐसा है कि अगर सपोज करो हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है 2025 में, एंड अभी हमने एसएलएम मेथड का यूज करना चालू किया है, बट हमें 2000, अब हमारा नया नया बिजनेस है, तो बाय 2026 हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, SLM is not a good method to go on. We should go with a WTV. तो एक बार के लिए चल जाएगा, बट आप हर साल कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाय 2031 अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वी शुड गो टू SLM, दिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। बट चेंजिंग आउट ऑन रेपिडली बेसिस, हमेशा चेंज करते रहना इज नॉट समथिंग दैट इज वर्किंग। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कंसिस्टेंटली एक ही लेवल ऑफ मेथड फॉलो करनी चाहिए। ये डेप्रिसिएशन का मेथड था। इन्वेंट्री को निकालने के लिए एक मेथड होती है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। तो अगर आप इनमें से लीफो फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉलो इट कंसिस्टेंटली, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं यार अब इस साल लीफो से निकाल लिया, अगले साल फीफो से निकाल लेंगे, फिर किसी और से निकाल लेंगे। ओके, तो दैट इज बेटर। मूविंग अहेड, देयर इज अ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिक्वायर्ड दैट आइटम्स दैट आर मटेरियल should be treated, should be recorded and disclosed properly. Items that are not can be charged as expense. Suppose करो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट गाइस, ओके, या ओके, ठीक, ओके, बैक टू द टॉपिक गाइस। सपोज करो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरी फर्म है, मेरी फर्म में ग्रेन्स का काम होता है, ठीक है। आई हैव अ फर्म फॉर ग्रेन्स, ठीक है। अब ग्रेन्स का काम होता है तो ट्रांजेक्शन्स लिखने के लिए मैं स्टेशनरी लाती हूँ, ट्रांजेक्शन्स के लिए मुझे स्टेशनरी लगती है। स्टेशनरी में क्या हुआ, आई हैव ब्रॉट इन स्टेशनरी ऑफ अराउंड ₹4,000, ठीक है। 4,000 रुपीज की मैं स्टेशनरी लाई हूँ, जिसमें से अपार्ट 400 रुपीज की स्टेशनरी बच गई, ठीक है। अब ये स्टेशनरी बच गई तो एक नॉर्मल दिमाग आता है कि अरे ये बच गया है, हम इसको अगले साल लेके जा रहे हैं,
अगले साल हम इसको लेकर जा रहे हैं तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। नहीं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। हमारा मेन काम किसका है? हमारा मेन काम ग्रेन्स का है। हमारी स्टेशनरी बची कितने की? 400 रुपए की स्टेशनरी बची। 400 is a very minimal amount in a business you are operating, because you are operating in a grains. Firstly, this is not your main product that you are dealing with, and secondly, it is a very lesser amount. तो हम इसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे, एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। भले हम उसे अगले साल लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस में ऐसा थोड़ी ना है कि यार पेन बचे हुए हैं, आई वाज लाइक नहीं नहीं यार अगले साल जा रहे हैं तो अगले साल के लिए नए पेन आएंगे। नो, दैट डजंट हैपन। हम वो पेन यूज कर लेंगे, बट द थिंग इज कि अभी इस साल हम इसे एक्सपेंस में डाल देंगे, क्योंकि बहुत ही माइनर, बहुत ही माइन्यूट मटेरियल है, नॉट नेसेसरी है, ठीक है, रेलिवेंट नहीं है। तो जो मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है, फिर छोटी मोटी चीजों को यहीं पे छोड़ दो। ये तुम्हारा छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, तुमने तेल डलवाया था, लाइक नॉट तेल, पेट्रोल डलवाया था अपनी गाड़ी में। अब वो 31 दिसंबर को तुम बोल रहे हो कि नहीं अभी इसमें ऐसा पेट्रोल है, वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है आपका, बट स्टिल आप बोल रहे हो कि अरे मैंने इसमें पेट्रोल भरवाया था, अभी इसमें 150 रुपए का पेट्रोल बचा हुआ है, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग। नहीं, अकॉर्डिंग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बहुत माइन्यूट सी चीज है, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100-400 रुपए से तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, उसे एज एन एक्सपेंस चार्ज करके वहां पे छोड़ दो, ठीक है। मूविंग, इसके बाद होते हैं यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे यही है, 8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारे। दीज आर ओनली द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट वी हैव। फिर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मोर रिजिड थिंग्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लाइक कॉन्वेंट स्कूल। जैसे स्कूल तो सब जगह होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके होते हैं, बट कॉन्वेंट स्कूल्स हैव मच रिजिड रूल्स, रिजिड, ठीक है। तो उनके कुछ ज्यादा ही रिजिड रूल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहती है? दे ले डाउन द डिटेल गाइडलाइंस। वो डिटेल में बताती है कि उसको मेजर कैसे करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सेप्ट, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को कैसे मेजर करना है, उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका कैसे डिस्क्लोजर होगा, किसी भी बात से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल, कल हम जब बैलेंस शीट देख रहे थे, बैलेंस शीट में हमने देखा था कैपिटल आता है, कैपिटल में से उसका इंटरेस्ट माइनस होता, इंटरेस्ट प्लस होता है, ड्राइंग माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होती है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं कि लाइबिलिटी साइड पे ही आएगा, कैपिटल के नीचे ही ये अमाउंट्स आएंगी, इसी मैनर में आएगी, ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बताया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बोर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो सेटअप किया गया है बाय ICAI who conducts CA exams and provide the materials for it। तो उन्हीं ने ये बोर्ड बनाया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड वहीं से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, विच को हम बोलते हैं IAS, विच सॉरी INDAS, which are इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक होते हैं IAS, which are इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। INDAS वो होते हैं जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ओके, दिस ऑल वाज अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारा जितना भी बेसिक्स था जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेसेसरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहीं पे खत्म होता है। नाउ आई वांट टू नो जस्ट अ फैक्ट, वैसे ही हम 2 लोग हैं हमारे साथ, are you guys going to give exams for the term 1 financial accounting? So I should teach about revenue recognition and more further about module 6, 7, 8। अदरवाइज हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए सिर्फ हमें इतना ही जानना था कि इनिशियली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। Guys, can you please speak for me? Okay, so I will take it as like कि you are okay with that fact कि हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो that's all for the module 3। इसमें यही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मॉड्यूल 4 इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं वैसे नहीं करने वाली है। तो या दैट्स ऑल फॉर
बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड हम यहीं पे खत्म करते हैं, आज हम जल्दी फ्री हो गए। सो या